खड़ा हूं रांची के सीबीआई विशेष कोर्ट परिसर के बाहर। इसी कोर्ट परिसर के एसके सचिव के न्यायालय में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को डोरंडा ट्रेजरी से अवैध 139 करोड़ निकासी मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा, जिसमें लालू समेत 99 आरोपी को आज सशरीर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। अब आज अदालत में यह फैसला होने वाला है क्या लालू को इस मामले में सजा होगी या रिहाई दी जाएगी। रांची के सीबीआई के विशेष कोर्ट परिसर से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए मैं शंभुनाथ। अरब सागर के तट पर बसे शांत शहर उडुपी में कभी हिंदू मुसलमानों में विवाद नहीं हुआ, लेकिन इस खूबसूरत शहर में हिजाब को लेकर उठे तूफान ने सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया है। वहीं उडुपी के स्कूलों से पढ़ाई करने वाली मुस्लिम बच्चियों का मानना है कि उडुपी कर्नाटक का एक बेहद शांत शहर है। यहाँ पहले धर्म को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। पहले ना हिजाब का कोई ऐसे समर्थन करता था और ना ही इस तरह विरोध। पहले स्कार्फ तो था, लेकिन इस तरह का हिजाब नहीं। हिजाब ने लोगों को दो धड़ों में बांट दिया है, एक इसके समर्थन में है और दूसरे विरोध में। जो समर्थन में है वो इसे अपनी धार्मिक पहचान से जोड़कर देख रहे हैं। जो विरोध में है उनका कहना है कि स्कूल में सभी की पोशाक एक जैसी होनी चाहिए, स्कूल की यूनिफॉर्म में धार्मिक प्रतीक ना हो। ट्यूसडे को हमारे कॉलेज के बाहर भी कुछ ऐसे हिजाब केसरी के प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, लेकिन हम एज अ स्टूडेंट आई डोंट सपोर्ट इट। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ यूनिफॉर्म की डिमांड कर रहे हैं। हमें वो नहीं चाहिए। हमें कॉलेज में धर्म नहीं चाहिए। हम पढ़ना चाहते हैं। हमें वहाँ रिलीजन के बेस पर ऐसे बाइफरकेशन से भी नहीं चाहिए। लेकिन ये मैटर बेवजह रिलीजन के बारे में कर रहे हैं। ये हम ऑरेंज शॉल पहन के कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, इनको ये प्रोटेस्ट नहीं बोल सकते। ये सिर्फ एक रिएक्शन है। हम दिखा रहे हैं कि क्या होगा अगर तुम रिलीजन को बीच में लाओगे तो कॉलेज के बीच में। कर्नाटक के उडुपी जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बना रहा है। वहीं लड़कियों की तरफ से हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर दायर याचिका अब कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच के समक्ष लंबित है। एहतियात के तौर पर कर्नाटक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसी बीच हाईकोर्ट ने अपने अगले आदेश तक हिजाब पहनने पर रोक लगा दी है। रघुपति भट्ट उडुपी से बीजेपी विधायक हैं और यहाँ के सभी कॉलेजों के चेयरमैन हैं। मौजूदा विवाद पर रघुपति भट्ट का कहना है कि उडुपी विधानसभा में 12 सरकारी पीयू कॉलेज हैं, जिनमें 25 साल तक यूनिफॉर्म कोड चला आ रहा है, लेकिन सिर्फ 6 लड़कियों की वजह से इस मुद्दे को भड़काया जा रहा है। ये दिस ईयर बाई नवंबर दिसंबर 12 गर्ल्स स्टार्टेड उनको डिमांड करना चालू किया कि हमको हिजाब डालने को अनुमति देना है। उसमें हमारा लेक्चर्स लोग और प्रिंसिपल लोग उनको कन्विंस करके उसमें 6 लड़कियां वापस क्लास में आने लगा। लास्ट को 6 लड़कियां कितना कन्विंस किया तो वे नहीं है। वो बाद में वो 31 को उन लोग मीडिया में गया, बोलो तो सोशल मीडिया में, सब मीडिया में आया। हम क्लैरिफिकेशन के लिए लिखेंगे गवर्नमेंट के लिए। क्लैरिफिकेशन में क्या आएगा उसको आप फॉलो करो, तब तक आप क्लास में जाओ पहला जैसा प्लीज बोलकर। बाद में कितना समझाए तो भी ये लड़कियां सुना नहीं है वो, क्योंकि उसके पीछे कम्युनल फोर्सेस है, उसके पीछे सम ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका मार्गदर्शन ले उन लोग ऐसा किया। फिलहाल उडुपी में धारा 144 लागू है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन शहर में लोग इस मुद्दे को लेकर बहुत बटे हुए नहीं हैं। आम लोग इसे राजनीतिक स्टंट मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 1 महीने से ना ये हिजाब और ये इसका प्रॉब्लम चालू हो गया। 1 महीने से नहीं कभी सुना भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। इधर इसका पीछे पॉलिटिक्स ही रहेगा। हम लोग तो एक ही बोलते हैं, जब पहले से अभी तक जैसा था स्कूल पे वैसे ही रहना अच्छा है ना। ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए,
किसको भी असर होना नहीं चाहिए। तो पूरा हिंदुस्तान में जैसा है, हिंदू मुस्लिम जैसा पहले जैसा ऐसे ही इधर का मिल के रहना है। हाँ, इसमें पॉलिटिक्स है, जरूरी है पॉलिटिक्स का वजह से ही हो रहा है, पब्लिक को तो मालूम ही है। हिजाब विवाद में आगे क्या होगा ये अब अदालत तय करेगी, लेकिन इस मुद्दे ने उडुपी शहर में चिंताएं जरूर पैदा कर दी हैं। आजादी के बाद हुए चुनावों के नतीजे बताते हैं कि यूपी के मुसलमानों ने कभी भी किसी मुसलमान को अपना नेता नहीं माना है। आज हम बात करेंगे यूपी में मुस्लिम पार्टियों और उनके खत्म होने की कहानी पर। आजादी के 20 साल बाद डॉक्टर जलील फरीदी ने 1968 में पहली मुस्लिम पार्टी बनाई और 1969 में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। यूपी में 1974 में गुलाम महमूद बनातवाला ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी के उम्मीदवारों को 54 सीटों पर उतारा, लेकिन 54 में से 43 सीटों पर नेताओं की जमानत जब्त हो गई। बसपा से निकाले गए डॉक्टर मसूद ने सन 2002 में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी यानी नेलोपा बनाई। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में 130 सीटों पर चुनाव लड़ा और 126 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 2007 के विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजा 2002 से भी बुरा हुआ। इसके बाद डॉक्टर मसूद रालोद से जुड़ गए। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी 2007 के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई। उन्होंने 54 सीटों पर यूपी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को उतारा, लेकिन यूपी के वोटर्स ने उन्हें नकार दिया। 2008 में डॉक्टर अयूब सर्जन ने पीस पार्टी का गठन किया। 4 साल तक पार्टी ने जमीनी स्तर पर खूब काम किया और 2012 के विधानसभा चुनाव में उतरे। 208 सीटों में से सिर्फ 4 सीटें ही जीती। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 2017 में यूपी चुनाव में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सभी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। इस बार भी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर AIMIM ने उम्मीदवारों को उतारा है। यूपी में मुस्लिम पार्टियों की हालत देखकर लगता है कि ओवैसी को मुसलमानों का बड़ा नेता बनने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि इस बार ओवैसी ने बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन किया है। उनकी ये स्ट्रैटेजी कितनी असरदार साबित होगी, ये आगामी 10 मार्च को ही पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। देश के सबसे छोटे राज्य गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। अब तक मिले आंकड़ों के अनुसार यहां रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें सीएम सावंत का दावा है कि बीजेपी ही सरकार बनाएगी। पर जिस गोवा में पूर्व सीएम मनोहर पारिकर ने बीजेपी को एस्टेब्लिश किया, आज उन्हीं का परिवार बीजेपी से जमकर नाराज नजर आया। वोट डालने पहुंची उनकी बहन लता प्रकाश ने कहा कि उनके भाई के बलिदान की बीजेपी को जरा भी कद्र नहीं है। हमको बीजेपी ने अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया, एक अच्छा बैकग्राउंड दे देते तो हम बीजेपी ही थे, लेकिन अभी नहीं। पणजी में तो बिल्कुल नहीं। उत्पल को टिकट देना चाहिए था। इतना जो हमारे भाई ने खून का पानी किया, वो सब सेक्रीफाइस गोवा के लोगों को सबको पूछो, सब बोलेंगे उनका सेक्रीफाइस किसी को नहीं लगता। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल पारिकर ने भी वोट डाला। बीजेपी से नाराज चल रहे उत्पल पारिकर ने इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। वे पणजी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज मैं सिर्फ लोगों को वोट करने की अपील करूंगा और कुछ नहीं मैं बोल सकता है। आज लोगों का बोलने का दिन है, सो दे विल एक्सप्रेस देयर थॉट्स थ्रू बैलेट बॉक्स। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी वोट डाला और कहा कि पिछले 10 साल के कामकाज के आधार पर भाजपा एक बार फिर सरकार बनाएगी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो मैं बड़ी मार्जिन से जीत रहा हूं और गोवा में भी हमें मेजोरिटी की सरकार गोवा में आ रही है। इससे पहले सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होने के साथ ही गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई और उनकी पत्नी ने भी वोट डाला। अब सत्ता का सेहरा किसके सिर बंधेगा, ये 10 मार्च को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। यदि हम नॉर्थ इंडिया से गोवा के कल्चर को देखें तो यहाँ पर एक बड़ी बात देखने में आई कि जो वोटर्स हैं वो कैंडिडेट्स के बारे में खुलकर बात करने से बचते दिखे। उनका ये कहना है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी होती हैं जहाँ हर कोई हर किसी को जानता है, इसलिए उन्होंने अपना मत तो दिया है, लेकिन मीडिया के सामने इस बात का इजहार नहीं किया कि वो किस पार्टी के साथ जाने वाले हैं। पणजी से भास्कर के लिए अक्षय वाजपेयी की रिपोर्ट। 2 दिन तक चले मेगा ऑक्शन के बाद आईपीएल 2022 के लिए सभी 10 टीमें तैयार हो गई हैं।
हर टीम में कुछ मजबूती तो कुछ कमजोरी नजर आ रही है। सबसे पहले बात मुंबई इंडियंस की। इस टीम की स्ट्रेंथ अनुभवी और विस्फोटक टॉप ऑर्डर और जोरदार पेस बॉलिंग अटैक है, जबकि वीकनेस ऑलराउंडर की कमी, स्पिन डिपार्टमेंट बैकअप ओपनर ना होना है। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर, मजबूत फास्ट बॉलिंग, टीम के पास अच्छे फिनिशर्स हैं, जबकि वीकनेस विदेशी ओपनर की कमी, अनुभवी लेग स्पिनर नहीं होना है। राजस्थान रॉयल्स की स्ट्रेंथ स्पिन डिपार्टमेंट में मजबूती, बल्लेबाजों में अनुभव, ताकतवर पेस अटैक है, जबकि कमजोरी फिनिशर की कमी, ओपनर की कमी है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की स्ट्रेंथ पावर हिट, लीडरशिप, जबकि वीकनेस विकेट कीपर की कमी, रहाणे की फॉर्म है। वहीं पंजाब किंग्स की बात करें तो दमदार मिडिल ऑर्डर और फिनिशर, ऑलराउंडर तेज गेंदबाजी में दमखम है, जबकि वीकनेस स्पिनर्स की कमी, बैटिंग में बड़े विदेशी नाम नहीं होना है। सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रेंथ टीम के पास रफ्तार के सौदागर, स्पिन और फिनिशर हैं, जबकि वीकनेस क्वालिटी स्पिनर की कमी है। वहीं नई गुजरात टीम की स्ट्रेंथ ये है कि टीम के पास काफी अच्छे ऑलराउंडर मौजूद हैं। हार्दिक के अलावा डोमिनिक ड्रेक्स, विजय शंकर और राहुल तेवतिया टीम का हिस्सा हैं। ये तीनों खिलाड़ी पारी को बनाने के साथ साथ फिनिशर्स का रोल भी प्ले कर सकते हैं। टीम के पास मोहम्मद शमी, लॉकी फर्ग्यूसन और अल्जारी जोसेफ जैसे नाम हैं, जबकि बैटिंग में बड़े भारतीय नामों की कमी, T20 स्पेशलिस्ट कीपर की कमी है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स में होल्डर, स्टोइनिक्स, कृणाल पंड्या, दीपक हुड्डा, के गौतम जैसे प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनाया। ये सभी खिलाड़ी गेंद और बल्ले से मैच की तस्वीर को बदलने में माहिर हैं, जबकि टीम का स्पिन डिपार्टमेंट बहुत कमजोर है। जबकि दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेंथ विस्फोटक ओपनिंग पेयर, आक्रामक मिडिल ऑर्डर है, जबकि वीकनेस एंड्रिक नॉर्थिया की फिटनेस है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्ट्रेंथ सलामी बल्लेबाज हेजलवुड और हर्षल के आने से टीम को फायदा, जबकि वीकनेस मिडिल ऑर्डर कमजोर, अच्छा लेग स्पिनर नहीं होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। 2 दिन तक चले मेगा ऑक्शन के बाद आईपीएल 2022 के लिए सभी 10 टीमें तैयार हो गई हैं। हर टीम में कुछ मजबूती तो कुछ कमजोरी नजर आ रही है। सबसे पहले बात मुंबई इंडियंस की। इस टीम की स्ट्रेंथ अनुभवी और विस्फोटक टॉप ऑर्डर और जोरदार पेस बॉलिंग अटैक है, जबकि वीकनेस ऑलराउंडर की कमी, स्पिन डिपार्टमेंट बैकअप ओपनर ना होना है। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर, मजबूत फास्ट बॉलिंग, टीम के पास अच्छे फिनिशर्स हैं, जबकि वीकनेस विदेशी ओपनर की कमी, अनुभवी लेग स्पिनर नहीं होना है। राजस्थान रॉयल्स की स्ट्रेंथ स्पिन डिपार्टमेंट में मजबूती, बल्लेबाजों में अनुभव, ताकतवर पेस अटैक है, जबकि कमजोरी फिनिशर की कमी, ओपनर की कमी है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की स्ट्रेंथ पावर हिट, लीडरशिप, जबकि वीकनेस विकेट कीपर की कमी, रहाणे की फॉर्म है। वहीं पंजाब किंग्स की बात करें तो दमदार मिडिल ऑर्डर और फिनिशर, ऑलराउंडर तेज गेंदबाजी में दमखम है, जबकि वीकनेस स्पिनर्स की कमी, बैटिंग में बड़े विदेशी नाम नहीं होना है। सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रेंथ टीम के पास रफ्तार के सौदागर, स्पिन और फिनिशर हैं, जबकि वीकनेस क्वालिटी स्पिनर की कमी है। वहीं नई गुजरात टीम की स्ट्रेंथ ये है कि टीम के पास काफी अच्छे ऑलराउंडर मौजूद हैं। हार्दिक के अलावा डोमिनिक ड्रेक्स, विजय शंकर और राहुल तेवतिया टीम का हिस्सा हैं। ये तीनों खिलाड़ी पारी को बनाने के साथ साथ फिनिशर्स का रोल भी प्ले कर सकते हैं। टीम के पास मोहम्मद शमी, लॉकी फर्ग्यूसन और अल्जारी जोसेफ जैसे नाम हैं, जबकि बैटिंग में बड़े भारतीय नामों की कमी, T20 स्पेशलिस्ट कीपर की कमी है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स में होल्डर, स्टोइनिक्स, कृणाल पंड्या, दीपक हुड्डा, के गौतम जैसे प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनाया। ये सभी खिलाड़ी गेंद और बल्ले से मैच की तस्वीर को बदलने में माहिर हैं, जबकि टीम का स्पिन डिपार्टमेंट बहुत कमजोर है। जबकि दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेंथ विस्फोटक ओपनिंग पेयर, आक्रामक मिडिल ऑर्डर है, जबकि वीकनेस एंड्रिक नॉर्थिया की फिटनेस है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्ट्रेंथ सलामी बल्लेबाज हेजलवुड और हर्षल के आने से टीम को फायदा, जबकि वीकनेस मिडिल ऑर्डर कमजोर, अच्छा लेग स्पिनर नहीं होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।